गुड मॉर्निंग एवरीवन। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में रमन स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट बेसिकली क्या आता है कि जब कोई भी इंसिडेंट बीम, कोई भी लाइट, कोई भी पार्टिकल लाइट, यूवी रीजन की या विजिबल लाइट जब किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लिक्विड, सॉलिड, गैस किसी भी मीडियम पे वो डलती है, फॉल होती है, तो वो स्कैटर्ड हो जाती है सभी डायरेक्शंस में। तो स्कैटरिंग में तीन चीजें हमारे पास सामने आई थी। एक तो ये कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी, एक जो रे स्कैटर्ड होती है वो उसी फ्रीक्वेंसी से स्कैटर्ड होती है जो कि आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर? ये इस तरीके से, ये कोई भी मीडियम है आपके पास, यहाँ से ये लाइट आई और ये सभी डायरेक्शंस में स्कैटर हो गई। और इस स्कैटरिंग में जो तीन चीजें हमने पढ़ी, वो फर्स्ट ये कि जो कुछ लाइट थी जो अनस्कैटर्ड, जो कि मतलब उसी फ्रीक्वेंसी से, जिस फ्रीक्वेंसी से ये आई थी उसी फ्रीक्वेंसी से जाएंगी, उसको हमने नाम दिया रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटर्ड लाइन। कुछ जो इस फ्रीक्वेंसी से कम थी उसको हमने नाम दे दिया स्टोक्स लाइन, और जो इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी उसको हमने नाम दे दिया एंटी स्टोक्स लाइन। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी रमन इफेक्ट की, जो हमने लास्ट में की, जो लास्ट लेक्चर में हमने की थी। आज हम उसका पढ़ेंगे। देखिए, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकली दो तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि क्लासिकल थ्योरी क्या थी और क्या उसकी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें फिर क्वांटम थ्योरी को अपनाना पड़ा। तो क्लासिकल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि एलिमेंट्री कहते हैं कि व्हेन कोई भी लाइट जब आपके पास फॉल करती है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, लाइट कैसी? विजिबल और अल्ट्रावायलेट, falls upon a molecule, electric field induces an oscillating electric dipole moment in the molecule तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, the field associated with a light beam of frequency nu dash is E is equal to E naught sin 2 pi nu dash t। क्लियर? अब यहाँ पे देखना, ये साइन और कोसाइन दोनों इक्वेशन जो होती हैं वो आपकी वेव्स जो होती हैं वो इस वे में फ्लो करती हैं। ये साइन होती है और ये कोसाइन होती है। दोनों में फेज डिफरेंस जो होता है वो π/2 का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब कई बुक्स में यहाँ पे साइन की जगह कॉस को लिया हुआ है, साइन की जगह कॉस 2 पाई न्यू डैश या न्यू करके दिया हुआ है। वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वेव्स जो है हमारी वो दोनों ही साइन और कोसाइन की फॉर्म में, सिर्फ और डिफरेंस जो आएगा उनका फेज डिफरेंस का आएगा, और फेज डिफरेंस यहाँ पे हमें कोई ज्यादा मैटर करेगा नहीं। इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि साइन है या कॉस है, कौन सा गलत है कौन सा ठीक है। दोनों ही ठीक है, साइन भी ठीक है और कॉस भी ठीक है। हम यहाँ पे साइन को लेके इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर कॉस को लेके करना चाहते हो तो आप कॉस को लेके भी कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस में कोई खास फर्क नहीं आएगा। नाउ द इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने क्या किया? एक डाइपोल मूवमेंट को क्रिएट किया। डाइपोल मूवमेंट बेसिकली होता है क्या आपके पास? फील्ड इनटू करंट। तो डाइपोल मूवमेंट को इसने क्रिएट किया, तो जो डाइपोल मूवमेंट आपके पास आएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट is given by P is equal to अल्फा इंटू ई। ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे अल्फा ई नॉट साइन
2 pi nu dash T, where alpha is polarizability of the molecule. पोलराइजेशन क्या होता है बेसिकली? होता क्या है कि कोई भी जो लाइट बीम होती है आपके पास वो चारों डायरेक्शंस में होती है, ठीक है, और उसमें दोनों तरह के कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पोलराइजर कहते हैं। जब ये लाइट बीम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जब इस पोलराइजर में से पास करते हैं तो ये सेपरेट कर देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स एक तरफ हो जाते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है वो आपके पास अलग हो जाते हैं। क्लियर? दैट मीन्स कि सेपरेट कर देती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इज पोलराइजेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसको इंड्यूस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, पोलराइजेशन, इसको डायपोल मूवमेंट को इंड्यूस किया है। तो डायपोल मूवमेंट जैसे इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। फैराडे लॉ यही कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट होगा। तो अल्फा क्या आ गया, पोलराइजेबिलिटी हो गया मॉलिक्यूल की, वो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को एक्सेप्ट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को छोड़ देगी। अल्फा एक इस तरीके का हमने इस तरीके से इस साइड से उसको यूज किया है। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, molecule has internal motion। अब कोई भी अगर हम बात करते हैं, किसी भी मीडियम की हम बात करते हैं, सपोज करो हमें किस तरीके से एक कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, और इसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब एक कंटेनर तो अपने तरह से मूव करेगा ही करेगा, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो अपने अलग से जो है वो मोशन करेंगे। तो मॉलिक्यूल के जो इंटरनल मोशन है वो दो तरीके से कर सकता है, वो रोटेट भी कर सकता है और वो ऑसिलेट भी कर सकता है। क्लियर? तो कहते हैं कि मॉलिक्यूल हैज इंटरनल मोशन दैट इज वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस टू मोशंस कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशंस की वजह से जो अल्फा है आपका, ये भी हम दो तरीके से लिखेंगे। Then the polarizability of molecule varies with time, and we can write alpha as alpha 0v plus alpha 1v sin 2 pi nu oscillation into t। यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, 0 का मतलब है कि वो इनिशियल पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और 1 का मतलब है कि वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे है। इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0v प्लस अल्फा 1v साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेशन इनटू टी। इसका मतलब है कि जो वाइब्रेशनल मोशन है वो वेरी करता है टाइम के साथ। वाइब्रेशनल मोशन, V stands for vibrational motion varies with time, कि टाइम के साथ ये जो है वो वेरी करता है। Here alpha 0v means the value of alpha in the equilibrium position and alpha 1v is the maximum change in the alpha ड्यूरिंग वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन के टाइम पे अल्फा में जितना जो मैक्सिमम चेंज आया उसको हमने लिख दिया। सिमिलरली वी कैन राइट द सेम इक्वेशन फॉर वाइब्रेशन फॉर रोटेशनल मोशन। सो वी राइट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0r प्लस अल्फा 1r साइन 2 पाई 2 न्यू रोटेशनल इंटू टी। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो न्यू ऑसिलेशन है, यहाँ पे वो 2 न्यू ऑसिलेशंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है
of rotation is 2 times that of vibrational. यहाँ पे वाइब्रेशनल आएगा, ऑसिलेशंस वाइब्रेशनल एक ही चीज है. क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज 2 times that of the vibrational frequency. ठीक है. अब जब हम बात करते हैं तो टोटल जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है आपका, दैट विल बिकम द इंड्यूस्ड dipole moment in a vibrating molecule PV इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई. तो अल्फा की जो वैल्यू हम वो पुट करेंगे, अल्फा 0V ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस अल्फा 1V ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी और साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेशन इनटू टी. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. इट विल बिकम अल्फा 0V ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस, अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी 2 साइन ए साइन बी, और वो क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, दैट इज हाफ अल्फा 1V ई नॉट ब्रैकेट में कॉस 2 पाई न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेशन इंटू टी माइनस कॉस 2 पाई न्यू डैश प्लस न्यू ऑसिलेशन इनटू टी. तो ये आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल. सिमिलरली जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा आपके पास रोटेटिंग मॉडल में, उसको हम लिखेंगे पी आर. दैट विल बी अल्फा 0R ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस अल्फा 1R ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी साइन 2 पाई 2 न्यू रोटेशनल इंटू टी. इसको सॉल्व करेंगे. इट विल बिकम अल्फा 0R ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस अगेन वही साइन ए साइन बी बन जाएगा. तो यहाँ से हाफ अल्फा 1R ई नॉट कॉस 2 पाई न्यू डैश माइनस 2 रोटेशनल इंटू टी माइनस कॉस 2 पाई न्यू डैश प्लस 2 न्यू रोटेशनल इंटू टी. तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट आ गए हमारे पास. अब ये जो है जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है, चेंजेस ये फ्रीक्वेंसी के साथ भी चेंज हो रहे हैं और ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं. अब हमें जो देखना है कि हम क्लासिकल, देखिए हमें बेसिकली बताना क्या है, हम क्लासिकली हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आई हैं स्टॉक्स लाइन, स्टॉक्स की जगह हम बात करते हैं ओके जो हम बात करते हैं रमन इफेक्ट की. रमन इफेक्ट क्या कहता है कि हमारे पास 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज आती हैं. क्लियर? एक आपके पास आ गई रेले लाइंस, रेले फ्रीक्वेंसी, रेले लाइंस. ठीक है, एक आपके पास आ गई स्टॉक्स और तीसरी आपके पास आ गई एंटी स्टॉक्स. तो क्लासिकली हमने इस चीज को प्रूव करना है. इस चीज के लिए हमें क्या किया हमने कि ये जो है, चाहे आप पी आर को देख लो और चाहे आप पी वी को देख लो. हम इसी को देखते हैं. पी आर जो है वो 3 फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड कर रहा है आपके पास. एक तो इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं न्यू डैश पे. क्लियर? दूसरा ये डिपेंड कर रहे हैं न्यू डैश माइनस 2 न्यू रोटेशनल पे. तीसरा ये डिपेंड कर रहा है न्यू डैश प्लस 2 न्यू रोटेशनल पे. अब जो ये न्यू डैश वाली है, ये है आपकी रेले फ्रीक्वेंसी. क्लियर? और ये वाली जो है आपकी ये कम है क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये है आपकी स्टॉक्स वाली. और न्यू डैश प्लस 2 न्यू वाली है, ये कौन सी है आपकी एंटी स्टॉक वाली. दैट मीन्स कि क्लासिकली हम इस चीज को प्रूव कर दिया हमने कि हाँ, रमन ने जो स्टडीज की थी फ्रीक्वेंसीज के बारे में, वो बिल्कुल उसने ठीक की थी. तो इसको हम लिखेंगे कैसे,
ये कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी nu dash and nu dash minus nu oscillations and nu dash plus nu oscillations. That means we get 3 scattering lines corresponding to above frequencies. कि above frequencies के बेसिस पे हमारे पास 3 लाइंस आ जाती हैं. अब ये ठीक हो गया सारा इसका मतलब, लेकिन अब इसमें कोई ना कोई 2 प्रॉब्लम्स भी थी जिसकी वजह से हमें इसको और करना पड़ा. तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्क्रिपेंसीज कई बार वो पूछ लेता है, या फेलियर पूछ लेता है, या डिसएडवांटेजेस पूछ लेता है ऑफ क्लासिकल थ्योरीज. कि क्लासिकल थ्योरीज की क्या क्या फेलियर थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें क्वांटम की तरफ जाना पड़ा. तो फर्स्ट इसकी थी कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहते हैं कि रमन लाइंस ऑन द 2 साइड्स ऑफ द रेले लाइंस मस्ट बी ऑफ द सेम इंटेंसिटी. ठीक है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी कहते हैं कि इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी intensity of Rayleigh line, Stokes line and anti-Stokes line must be equal, must be same. But according to Raman effect, according to Raman experiment, according to Raman effect, all 3 have different intensity. तो ये प्रॉब्लम हो गई. दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा वो कहते हैं कि न्यू ऑसिलेशंस की फिक्स्ड वैल्यू है जबकि न्यू रोटेशनल की नहीं है. तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. वो कहता है कि न्यू ऑसिलेशंस हैज फिक्स्ड वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली न्यू रोटेशनल शुड हैव फिक्स्ड वैल्यू, कि दोनों की वैल्यूज फिक्स होनी चाहिए. शुड हैव फिक्स्ड वैल्यू, बट classically new rotational can have any value, कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. दैट मीन्स कि जो रमन स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस है. दैट मीन्स कि रमन स्पेक्ट्रम मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, बट इट वॉज नॉट, कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं था. तो ये प्रॉब्लम थी क्लासिकल में. इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर क्वांटम मॉडल आया. क्वांटम मॉडल एक्चुअली होता क्या है कि क्वांटम जो होता है किसी भी चीज़ का बहुत प्रिसाइज, बहुत अच्छे से जो होता है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं.